22 साल पहले लोग्यू टाउन मरीन्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिन रात लगकर लोगों को पायरेट के टेरर से बचा रहे थे और आज सबसे बड़े पायरेट गोल्ड डी रोजर द किंग ऑफ द पायरेट्स को पकड़ लिया गया है। आज दिन था उनके एग्जीक्यूशन का। सारा शहर ये देखने आया था। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी या मैं कहूँ डर। वाइस एडमिरल ग्रैप डिक्लेयर करते हैं कि रोजर का टाइम अब खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही मौत का पल आता है रोजर एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, मेरा खजाना जो चाहे ले जाओ, बस समंदर पे निकल जाओ। बस ये सुनते ही लोग पागल हो गए और शुरू होता है एक ग्रेट पायरेट एरा, वन पीस। कहीं ना कहीं बहुत बड़े समंदर के अंदर ये खजाना जो हर पायरेट की अब मंजिल बन चुका था, और यहाँ से शुरुआत होती है एक सबसे लंबे बेहतरीन सफर वन पीस की। वहीं आज 22 साल के बाद में एक छोटा सा बोट, एक छोटा सा लड़का मंकी डी लूफी, सपना पायरेट्स का बेताब बादशाह बनना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बोट एक्चुअली डूब रही थी। लूफी एक बैरल में घुस जाते हैं और बस समंदर में अपने आप को बहने के लिए छोड़ देते हैं और सीधा लैंड कर जाते हैं पिंक पायरेट शिप पे जो बिलोंग करता था लेडी अलविदा से। यहाँ लूफी को मिलता है कोबी, एक सीधा साधा आम सा लड़का जो सोचता है कि पायरेट सिर्फ चोर और गंदे होते हैं। लेकिन लूफी के चेहरे पर स्माइल कह रही होती है कि तुम गलत हो। तभी कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है। आज से 10 साल पहले विंड मिल विलेज। लूफी एक अनाथ और जिद्दी लड़का है, सपना पायरेट बनना। इसको प्रूव करने के लिए वो खुद के चेहरे पर चाकू मार लेता है सैंक्स और उसकी क्रू के सामने। सैंक्स एक पायरेट। वहीं सैंक्स की शिप पे लूफी को मिलता है गम गम फ्रूट जो वो बिना सोचे समझे खा जाते हैं और उनसे मिलती है उनको स्ट्रेची पावर्स। सैंक्स उन्हें समझाते हैं कि पायरेसी सिर्फ लड़ाई नहीं होती लूफी, लेकिन लूफी तो जिद्दी थे, बस उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन यहीं अब अलविदा के शिप के ऊपर लूफी कोबी को एनकरेज करते हैं कि तुम अपनी बात अलविदा के मुंह पर बोल दो, और हिम्मत में आकर कोबी बोल भी देते हैं। लेकिन जब अलविदा गुस्से में अपना स्पाइक्ड मेस निकालती है तो सब लोग डर जाते हैं, लेकिन लूफी वहाँ पर एकदम चिल थे। सीधा मेस उनको जाकर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बस एक चीज होती है, गाम गाम पिस्टल, और अलविदा सीधा शिप पे से उड़ जाती हैं। वही दूसरी जगह एक मिस्टीरियस बंदा मिस्टर 7 जोरो को रिक्रूट करने के लिए बारक्यू वर्क्स में आता है। जोरो ये शख्सियत किसी पहचान की मुलाजिम नहीं है। ये मिस्टर 7 को मना कर देते हैं और वहीं पर एक तगड़ी स्वॉर्ड फाइट होती है। लेकिन उस स्वॉर्ड फाइट के अंदर ही मिस्टर 7 को लिटरली 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। वहीं इधर एक रेड हैट लड़की नामी अपनी स्मार्टनेस से एक पायरेट शिप को चुरा लेती है मैप के साथ में। वहीं दूसरी तरफ सेल आइलैंड के ऊपर लूफी और कोबी पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जोरो मिलते हैं और थोड़ी देर बाद नामी भी आ जाती हैं। एक कोकी मरीन हेलन पोप अपने एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड जोरो को पसंद नहीं आता और वहीं पर एक फाइट में जोरो उनको बहुत इजी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन अब रिजल्ट क्या था? 7 दिन के लिए यार्ड में बांध दिया गया जोरो को। वही नामी एक फेक मरीन बनकर अंदर घुस जाती हैं। लूफी कोर्टयार्ड से घुस जाते हैं और जोरो से वहां उनकी क्रू को ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, लेकिन जोरो मना कर देते हैं। बस अब लूफी को पता लग गया कि ये शख्सियत अच्छे इंसान है। नामी और लूफी एक सेफ ढूंढते हैं जिसमें ग्रैंड लाइन का मैप होता है। ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहां हर पायरेट जाना चाहता है, लेकिन वहां मौत सर पे तांडव करती है। लेकिन यहीं पर अलार्म बज जाता है, सारा कवर ब्लो हो जाता है और दोनों सीधा विंडो से नीचे जा गिरते हैं। और उसके बाद में होती है एक फाइट, जोरो, नामी और मंकी डी लूफी। इसी फाइट के बाद में जोरो फाइनली लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर कैप्टन मॉर्गन हार गए। शिप के सेल को तैयार किया गया और वो तीनों निकल गए समंदर के ऊपर। लेकिन वाइस एडमिरल उनको पता चलता है कि मैप चोरी हो गया है और ये बात बग्गी द क्लाउन पायरेट को भी पता लग जाती है। और अब फाइनली लूफी के सर पे भी एक ऑफिशियल टारगेट लग गया था। वहीं जब लूफी बच्चे थे तो अपनी स्ट्रेची पावर्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मकीनो समझाते हैं कि डेविल फ्रूट एक्चुअली कोई वरदान नहीं जबकि एक अभिशाप है। वो आपको पावर तो देता है, लेकिन समंदर का पानी आपका सब कुछ छीन लेगा। तभी सैंक्स आते हैं तो लूफी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने क्रू में ले लो, लेकिन सैंक्स सिर्फ स्माइल करते हैं और मना कर देते हैं। कहते हैं जब मैं चला जाऊंगा लूफी तो वापस नहीं आऊंगा। ये बात सुन के लूफी का दिल टूट जाता है। एक और फ्लैशबैक, जब समंदर के बीच में समुद्री जानवर लूफी के ऊपर अटैक कर रहा था और इसी दौरान लूफी पानी में गिर जाते हैं, लेकिन सैंक्स वहां आकर उनको जान बचा लेते हैं। मगर इसी चक्कर में वो अपना एक हाथ हमेशा के लिए गवा देते हैं। वापस जमीन पे आते हैं, सैंक्स अपना स्ट्रो हैट लूफी के सर पर रख देते हैं और कहते हैं जब एक ग्रेट पायरेट बन जाओ लूफी, तब मुझे ये वापस कर देना। वही प्रेजेंट समय में लूफी काफी एक्साइटेड है सेफ को खोलने के लिए,
नामी थोड़ी इरिटेट होती हैं, लेकिन फाइनली सेफ को खोल देती हैं। अंदर गोल्ड नहीं, ज्वेलरी नहीं, बस एक ग्रैंड लाइन का मैप। लेकिन नामी समझ जाती हैं कि ये मैप प्राइसलेस है। वो समझाती हैं कि समंदर एक्चुअली 4 भागों में बटा हुआ है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू। रेड लाइन एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो ग्लोब को पूरा घेर के रखता है, और बीच में ग्रैंड लाइन सबसे डेंजरस समंदर, जहां बड़े आइलैंड, बड़े पायरेट्स और शायद वन पीस भी है। लेकिन नामी का मानना है कि वन पीस बस एक मिथ है। तभी एक बहुत बड़ा रेड फ्लेयर आसमान में घूमता हुआ नजर आता है और धुएं के कारण सब बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के बीच लूफी मैप को निगल जाते हैं। वेल, प्रायोरिटीज राइट। जब होश आता है, क्रू सर्कस के बीच में था और सामने खड़े थे बग्गी द क्लाउन, एक वांटेड पायरेट। लूफी एक्साइटमेंट में बोल पड़ते हैं कि सब उसे जानते हैं। बग्गी ऑफेंड हो जाते हैं। मेरे नाक का मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्योंकि बग्गी खुद पायरेट किंग बनना चाहते थे। ये सब सुन के जोरो को बर्दाश्त नहीं होता तो एक फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। नामी लूफी की पावर्स दिखाने का प्लान बनाती है, उसकी टोपी को हवा में उछालती है और लूफी उसको स्ट्रेच करके पकड़ लेते हैं। इसी दौरान नामी वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर देखती है कि पूरा टाउन बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी वो पकड़ी जाती हैं। लूफी को बग्गी सबके सामने टॉर्चर करने लगता है और पूछते हैं कि मैप कहाँ है। जोरो को एक पिन व्हील के ऊपर बांध दिया गया था और नामी को तो केज में बंद कर दिया गया। बग्गी सैंक्स का नाम लेते हैं और कहते हैं कि सैंक्स ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। जब बग्गी एक छोटे बच्चे को हर्ट करने लगते हैं, लूफी के बस की बात नहीं रहती। वो अपने रिस्ट्रेंट्स तोड़ देते हैं और बग्गी को सीधा उड़ा देते हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। बग्गी ने भी एक्चुअली वो डेविल फ्रूट खाया था, चॉप फ्रूट। वो अपने लिम्स को अलग करके वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। बग्गी लूफी को एक टैंक में बंद कर देते हैं जो धीरे धीरे सी वाटर से भरा जाने लग रहा था। सी वाटर्स यानी कि कोई पावर नहीं। इधर कोबी मरीन की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वाइस एडमिरल ग्रैप खुद उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उनको शक होने लगता है कि तुम लूफी के साथ थे ना। कोबी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भले ही लूफी ने उनकी जिंदगी बचाई थी, लेकिन उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है। वही सर्कस में नामी और जोरो अपनी केज को तोड़ देते हैं और बग्गी के पंटरों को हरा देते हैं। बग्गी अपने बॉडी पार्ट्स को घुमाकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लूफी और नामी एक स्मार्ट प्लान बनाते हैं। उनके लिम्स को वो अलग अलग क्रेट्स के अंदर लॉक कर देते हैं। बस फिर क्या था, हाथ और पैर बचे थे। लूफी का गम गम बुजूका और बग्गी सीधा उड़ जाते हैं। वही मैप जो लूफी ने पहले निकाल दिया था वो नामी को मिल जाता है और टाउन फोक्स को आजाद कर दिया जाता है। लूफी कहते हैं मैं अलग टाइप का पायरेट हूँ और क्रू निकल पड़ता है समंदर में ग्रैंड लाइन की तरफ। लेकिन वही नामी छुपके से एक काउंट सेल में किसी से बात कर रही है और कहती है मैप मेरे पास है। वही 7 साल पहले सर्प विलेज। अलार्म बेल बजती है और एक छोटा सा लड़का ऊसोप दीवार से चिल्लाता है पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। लोग अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन हकीकत में कोई पायरेट नहीं आता। ये नौटंकी सालों तक चलती है और आखिर में गांव वाले उनकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। यही आज के समय में लूफी काफी खुशी से नामी को अपना मास्टरपीस दिखाते हैं, एक नया पायरेट फ्लैग। उसको देख के जोरो और नामी का रिएक्शन, वेल, प्योर डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन वहीं पीछे बोट में कुछ लीक हो रहा होता है और नामी का कॉम डिवाइस टूट जाता है। प्लान बनता है चलो गेको आइलैंड, वहाँ से एक नई बोट लेते हैं। वहीं शिपयार्ड पे लूफी का मूड बदल जाता है और जोरो का चेहरा ही उतर जाता है जब वो देखते हैं कि बग्गी के सर के ऊपर 15 मिलियन बैरीज की बाउंटी लगी हुई थी। काश जोरो को उनका सर ले आना चाहिए था। जोरो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, लेकिन लूफी का कहना है बस इसीलिए तो हमें ग्रैंड लाइन जाना चाहिए। इधर बग्गी अपने बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ रहे होते हैं, लेकिन आरलोंग का एक आदमी आके सीधा उनको एक पंच में बदहील कर देता है। मैसेज बिल्कुल साफ था कि ईस्ट ब्लू का राजा आरलोंग है। वहीं आइलैंड पर क्रू डिसाइड करता है कि शिप लेनी है तो लेनी कैसे है। नामी सजेशन देती हैं कि चुपके से चुरा लेते हैं, लेकिन लूफी मना कर देते हैं। वो कहते हैं एक परफेक्ट शिप चाहिए, लेकिन सीधे तरीके से लेंगे। उनकी आंख एक खूबसूरत शिप पर अटक जाती है और वहीं एंट्री होती है ऊसोप की। वो बताते हैं कि ये ईस्ट ब्लू की फास्टेस्ट शिप है, लेकिन वो उनकी नहीं है, ये उनकी एक दोस्त की है जो ये पूरे शिपयार्ड की ओनर है, काया। तो सभी काया के घर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका वेलकम थोड़ा सा कोल्ड तरीके से होता है। काया फ्रेंडली है, लेकिन उनका बटलर लाइक हस्बैंड जो थोड़े से सैडी लगते हैं, ऊसोप को बहुत टोंट करते हैं।
लेकिन उन सभी को बर्थडे डिनर का इनविटेशन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले अब सबको तैयार होना था। उसोप स्नीकी पनीकी तरीके से काया को एक जाइंट पर्ल गिफ्ट करते हैं और एक फिल्मी कहानी सुनाने लगते हैं अपने एडवेंचर की। काया हंसती है लेकिन फिर खांसना शुरू कर देती हैं क्योंकि वो एक्चुअली काफी बीमार हैं। वहीं डिनर पे नामी काफी चालाक तरीके से काया से फाइनेंस के बारे में पूछती हैं और हमें फ्लैशबैक से समझ आता है कि काया के पेरेंट्स मर चुके हैं और कलाडोर धीरे धीरे फैमिली का पैसा अपने नाम कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बर्थडे डिनर के बीच में लूफी अपने पायरेट ड्रीम का जिक्र करते हैं और काया से उनकी सिप मांग लेते हैं, लेकिन काया हाँ या ना कुछ बोले उससे पहले उनको इतनी ज्यादा खांसी आने लगती है कि कलाडोर पायरेट्स को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन फिर भी काया उनको वहां रात को रुकने देती हैं। लेकिन वहीं रात के अंधेरे में कलाडोर बटलर मैरी को मार देते हैं और रिवील होता है कि उनके पास हिडन ब्लेड्स हैं क्योंकि वो एक्चुअली में कोई और है। वहीं दूसरी तरफ बग्गी अब आरलोंग के सामने बंधे हुए हैं। उनको कन्विंस करते हैं कि लूफी उसका टारगेट होना चाहिए और आरलोंग का इंटरेस्ट जगा देते हैं। वहीं मरीन साइड पर कोबी वाइस एडमिरल ग्रोव के साथ में अपनी बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं गो गेम खेलते हुए। कोबी एक बार जीत जाते हैं तो गार्प को समझ में आता है कि इस लड़के में एक्चुअली दम है और गैको आइलैंड जाते हुए वो कोबी को एक टेस्ट देते हैं, लूफी और उसके क्रू को पकड़ने का टेस्ट। वहीं काया के मेंशन में उसोप सोचते हैं कि लूफी की कहानी सही लगती है लेकिन वो काया के लिए वहीं रुकेगा। उसके बाद जोरो और उसोप वाइन लेने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं और मैरी की डेड बॉडी को वहां पाते हैं जिसमें 5 ब्लेड के मार्क बने हुए थे और तभी एंट्री होती है कलाडोर की। जोरो पहचान लेते हैं उन्हें कि एक सेकंड ये तो कूरो है, ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन। जोरो के पीछे से अटैक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। उसोप विंडो से निकलते हैं और अलार्म बजा देते हैं लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। वहीं नामी जो इन सब से टोटली अनअवेयर है वो काया को एडवाइस देती है कि किसी को भी अपने ऊपर रूल मत करने देना, तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जितना सोचती हो। नामी अपना चुराया हुआ सामान वहीं पर रख देती है और चुपचाप निकल जाती है। जोरो और मैरी दोनों को ही एक बहुत गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। वहीं उसोप रोड पे गिरे हुए हैं, काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता। और तभी कोबी मरीन के साथ वहां आ जाते हैं, कहते हैं मैं मानता हूँ और मैं हेल्प करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जोरो को होश आ जाता है, जिंदा है स्वॉर्ड्स के बीच में गिरने के बाद भी। अपना सामान संभालते हुए जोरो एक जुगाड़ू ग्रैपलिंग हुक तैयार कर लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए और कहानी पूरी फ्लैशबैक पे शिफ्ट हो जाती है। शिमोत्सुकी विलेज 7 साल पहले छोटे जोरो ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन यहाँ रियल स्वॉर्ड्समैन है कुइना। एक और ड्यूएल होता है लेकिन इस बार लकड़ी की तलवार के साथ नहीं, कटानास के साथ। क्वीनिया वार्निंग देती हैं कि ये फाइट मौत तक हो सकती है और रिजल्ट क्वीनिया फिर जीत जाती हैं। वो कह देती हैं मैं छोटी हूँ, वक्त के साथ कमजोर हो जाऊंगी, तुम मर्दों की तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे जोरो। जोरो इसे गलत समझते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं मैं तुम्हें हराकर लायक बनूंगा और दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, वो वादा था टॉप पर पहुंचने का। लेकिन उसी के बाद में एक एक्सीडेंट में क्वीनिया मारी जाती है। अब जोरो का जिंदगी में मिशन फिक्स था, दुनिया का महान तलवारबाज बनना सिर्फ उसके लिए। यही जोरो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की बार बार कोशिश करते हैं। यही दूसरी तरफ कोबी लूफी और कूरो के पीछे पड़े हैं। उसोप बिना सोचे समझे उन्हें काया के मेंशन पर ले जाते हैं। लूफी वहाँ पर एक जहरीला खाना खाने के कारण नॉकआउट पड़े हैं। पता चलता है कि लूफी ने वो स्पेशल सूप खत्म कर दिया जो कूरो ने काया को देना था। ऑफ कोर्स वो पॉइजनस था और वो चाहते थे कि काया मर जाए ताकि सारी संपत्ति और शिपयार्ड कैलाडोर का हो जाए। ये समझ के कि लूफी मर गया है वो उनको कुएं में फेंकने का ऑर्डर दे देते हैं। यही नामी जो किचन में छुपी हुई है वो ये सब सुन लेती हैं। तभी डोर बेल बजती है, मरीन्स अब आ चुके थे। वही कूरो का एक्टिंग मोड स्टार्ट हो जाता है। उसोप को पागल डिक्लेयर कर देते हैं और मरीन्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं और प्रपोजल रखते हैं कि वो लूफी को उनके हवाले कर दें। क्योंकि कोबी के पास में कोई प्रूफ नहीं है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी किचन में से एक जोर की आवाज आती है जो कि नामी का करा हुआ काम था, तो सभी अलर्ट हो जाते हैं। ऊपर बेडरूम में उसोप काया को वॉर्न करते हैं कि कूरो पायरेट है और वो बटलर को मार चुका है। काया गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है, तुम्हारी कहानियों का मूड नहीं है। उसोप डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रुकेंगे जब तक काया सेफ नहीं हो जाती। रात के 12 बजते ही कूरो अपना असली रंग दिखाते हैं।
कहते हैं अब लड़की काम की नहीं, सिर्फ उसकी दौलत काम की है। बुच्ची पूरा मेंशन लॉक कर देते हैं। नामी काया को सब सच बताती हैं। वो पायरेट्स उनको धीरे धीरे पॉइजन कर रहे थे। हिडन पैसेज से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन काया खांसने लगती है। कुरो को पता चल जाता है। दूसरी तरफ लूफी ने सूप वॉमिट कर दिया तो वो होश में आ गए थे। वो कोबी से कहते हैं काया इनोसेंट है और सही काम करो, लेकिन तभी जोरो एंट्री मारते हैं। एक तेज नॉकआउट मूव के बाद जोरो और लूफी मेंशन के अंदर घुस जाते हैं, अलग होके कुरो को रोकने के लिए। एंट्री में जोरो वर्सेस सैम एंड बूची होता है, ऊपर लूफी वर्सेस कुरो। कुरो अपनी स्पीड्स और ब्लेड से लूफी को स्लैश करते हैं। पोस्ट करते हैं कि उनके पास हजारों प्लान है, मगर एक प्लान मिसिंग था। लूफी का गम गम बैल सीधा फेस पे हिट। कुरो खिड़की तोड़ के बाहर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सभी पायरेट्स को हरा दिया जाता है। काया काफी ग्रेटिट्यूड में क्रू को उनका अपना बड़ा शिप दे देती है, गोइंग मैरी। उसोप अपने ब्रेवरी और शार्प शूटिंग के कारण क्रू को ज्वाइन कर लेते हैं और जाने से पहले काया और उसोप एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। लेकिन कोबी अपने मिशन के फेलियर पर रिग्रेट करते हैं, लेकिन गार्प रिवील करते हैं कि ये सब पायरेट्स को फ्लश आउट करने का एक प्लान था और मिशन पूरा हुआ। क्रू समंदर में निकल जाता है और तुरंत ही शिप उनका पीछा करने लगती है। लूफी टेलीस्कोप से देखते हैं, ये तो मेरे ग्रैंडपा हैं। वेट व्हाट? वही मरीन्स चेज मोड में है लूफी और क्रू के पीछे। एक छोटा सा फ्लैशबैक मिलता है जब छोटे लूफी अपने पायरेट शिप को बना रहे थे, लेकिन घर पाके उनको उठा ले जाते हैं। तुम्हें मैं एक अच्छा इंसान बनाऊंगा लूफी। यही प्रेजेंट टाइम में स्ट्रो हेड्स अपने शिप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही करते हैं और तो कुछ होता नहीं। उसोप कैनन बॉल्स को गिरा देते हैं और वहीं गर्प अपनी इंसेंट ताकत से कैनन बॉल को सीधा हाथ से ही थ्रो कर देते हैं। लेकिन लूफी अपनी बॉडी को एक बहुत बड़ा बाउंसिंग बलून बना लेते हैं और सीधा एडमिरल के ऊपर ही गोले को वापस फायर कर देते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे एक फोग आती है और क्रू वहां पर गायब हो जाता है। शिप थोड़ा डैमेज था, लेकिन फोग के अंदर सब सेफ थे। वहीं लूफी का फूड रेडार चालू हो जाता है। स्मेल को फॉलो करते करते वो निकल पड़ते हैं एक बाराटे की तरफ, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शेफ। उसोप और लूफी का चार्म फेल हो जाता है कॉनग्रे पे, लेकिन नामी थोड़ा सा कैश स्लिप करते हुए टेबल को बुक कर लेती है और यही एंट्री होती है सांजी की, एक फाइटर प्लस शेफ, और इंस्टेंटली क्रू का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। थोड़ी कमारेदगी होती है डिनर टेबल पर, लेकिन नामी एक रियलिटी चेक देती है। वाइस एडमिरल ग्रैप तुम्हारे दादा हैं? इधर गर्प एक बड़े नाम को बुलाते हैं, ड्राकुल मिहोक, एक सी वॉरलॉर्ड। इनकी एंट्री इससे खतरनाक एंट्री क्या ही होगी। एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड के साथ में पूरे ही शिप को 2 टुकड़ों में काट देते हैं, एक बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में। मिहोक को काम मिलता है लूफी को जिंदा पकड़ने का। वापिस बाराटे पर लूफी बिल पे नहीं कर पाते, कहते हैं बाद में इंटरेस्ट के साथ में दे दूंगा, लेकिन वहीं पर हेड शेफ जेफ उनको डिश वॉश के काम पर लगा देते हैं। कहते हैं कि प्लेटें धोते रहो जब तक पूरा डेट क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन वहीं पर लूफी टेस्ट करते हैं सांजी के खाने को और तुरंत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। सांजी का सपना ओल ब्लू ढूंढना, जहां दुनिया के सब समंदर के रेयर फिश और स्पीसीज की एक जगह मिलती है। लूफी कहते हैं सांजी कभी गिव अप मत करना। तभी एक कमजोर पायरेट आते हैं फूड मांगने के लिए। सांजी उनको खाना दे देते हैं। पता लगता है कि वो बची हुई एक अरमदा के इकलौते सर्वाइवर हैं। 50 शिप्स, 5000 से ज्यादा लोग सब खत्म हो गए ग्रैंड लाइन में। ये एक वार्निंग थी लूफी के लिए, लेकिन लूफी का डिटर्मिनेशन सेम रहता है। इधर नामी छुपके से एक सैडी आदमी को 6000 बेरीज देके कोनोमी आइलैंड के लिए एक टिकट ले लेती है। जोरो के साथ थोड़ी ड्रिंक करती हैं और बातचीत होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिहोक आ जाते हैं। जोरो डायरेक्टली चैलेंज दे देते हैं कि शाम के वक्त एक डुएल फाइट टिल डेथ। नामी और उसोप शॉक हो जाते हैं। नामी वॉर्न करती है कि मिहोक एक वॉरलॉर्ड है, लेकिन जोरो को ये करना ही था क्योंकि उन्होंने क्वीनिया से वादा किया था। लूफी भी समझ जाते हैं कि ये जोरो का ड्रीम मोमेंट है और वो उनको रोकते नहीं। वही सुबह नामी डॉक पे जाकर छोड़ने का सोचती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुक जाती है। इधर जोरो और मिहोक का फाइट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा अटैक करते हैं, लेकिन तभी जोरो को सीधा दिल के पास में एक अटैक लगता है। मिहोक पूछते हैं जोरो पीछे क्यों नहीं हट जाते? जोरो कहते हैं कि पीछे हटूंगा तो मेरा सपना मर जाएगा। ये बात सुन के ना सिर्फ ऑडियंस जबकि मिहोक भी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो अब जोरो को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी एक्चुअल रियल स्वॉर्ड निकाल लेते हैं।
लेकिन अगले राउंड में जोरो की 2 स्वॉर्ड्स कट जाती हैं। जोरो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिहोक के सामने अपने चेस्ट को ओपन करके टारगेट बना देते हैं। कहते हैं एक योद्धा की पीठ पे लगे निशान कायरता की निशानी होते हैं, तो वो सीधा अपने चेस्ट को मिहोक के सामने कर देते हैं और कहते हैं कि मारना है तो सीने पर मारना। और तभी एक बड़ा सा स्लैश और जोरो सीधा नीचे गिर जाते हैं। लूफी गुस्से में मिहोक से कहते हैं कि मैं पायरेट किंग बनूंगा। मिहोक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स होने चाहिए। वो कहते हैं लूफी बड़ा बन के वापस आना। वहीं जोरो जमीन पर गिरे हुए हैं और एक बात बोलते हैं कि मैं अब कभी नहीं हारूंगा। I will never lose again। जोरो को किचन में लाया जाता है, बेहोश है और खून बहता जा रहा है। नामी लूफी को बोलती हैं बराटे में जाओ और किसी ऐसे को लाओ जो इनकी जान बचा सके। किस्मत से जेफ और सांजी आते हैं। डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन सैफ अपने स्किल से फिश स्किन से जोरो के जख्मों को कवर कर देते हैं, एक पुराना तरीका जो कि हीलिंग को फास्ट करता है। जेफ बोलते हैं इसको दुनिया से जोड़े रखना, कहानी सुनाओ, गाने सुनाओ, लेकिन बस पास रहो इनके। इधर मिहोक वाइस एडमिरल ग्रैब से मिलने चले जाते हैं। गार्ब गुस्से में है कि उन्होंने लूफी को छोड़ दिया, लेकिन मिहोक शांत है, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। लूफी एक इंटरेस्टिंग बच्चा है, देखते हैं ग्रैंड लाइन में क्या करता है। लेकिन यही गार्ब का पेशेंस खत्म हो जाता है, ऑफिस तोड़ देते हैं पूरा। को भी कैजुअली बोलते हैं लूफी को छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होएगा, वो पायरेट बन जाएगा। वहीं जोरो कोमा में है, लेकिन लूफी कॉन्फिडेंट है कि मेरा फर्स्ट क्रू मेंबर वापस आएगा। सांजी और उसोप डाउट में है और तभी सांजी अपने मेंटोर जेफ का पास्ट बताते हैं। 9 साल पहले पैसेंजर शिप ऑर्बिट पे जेफ एक फियरसम पायरेट थे और सांजी एक कुक छोटे थे, मगर सपना बहुत बड़ा था, ओल ब्लू को ढूंढना। एक तूफान दोनों शिप को आपस में डुबा देता है, क्रू मारा जाता है और सिर्फ जेफ और सांजी बचते हैं और एक मशरूम शेप्ड रॉक पे अटक जाते हैं। 2 बैग हैं, एक सांजी के पास और एक जेफ के पास। सांजी अपना फूड राशन करते हैं। बेहद दिन निकल जाते हैं और दिन 25 पर एक शिप दूर नजर आता है, लेकिन वो शिप सिर्फ इन्हें नजर आता है और शिप को ये लोग नहीं। 70 दिन निकल जाते हैं। सांजी भूख से परेशान है, डिसाइड करते हैं कि जेफ से थोड़ा सा फूड चुरा लें, लेकिन पता चलता है कि जेफ के बैग में कोई खाना था ही नहीं, जबकि सिर्फ ट्रेजर था। खाना तो जेफ ने पहले ही सारा का सारा सांजी को दे दिया था। तब सांजी परेशान है कि तुम अभी तक जिंदा भी कैसे हो। तो जेफ ने जिंदा रहने के लिए एक्चुअली अपना एक पैर खा लिया था। जेफ कहते हैं कि ओल ब्लू को ढूंढकर मेरा सपना पूरा करना बच्चे। 85 दिन के बाद में फाइनली उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहीं आज के समय में आरलोंग बार्टिने में घुसकर फूड की डिमांड करते हैं और लूफी की भी। नामी लूफी को वार्न कर देती हैं, भाग जाओ, इसकी बाउंटी ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा है। लेकिन लूफी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं फाइट करूंगा। आरलोंग अपना ट्रम्प कार्ड दिखाते हैं, बग्गी का सर्व्ड हेड। बग्गी का कान लूफी की स्ट्रॉ हेड में अटका हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था। क्रू क्लूलेस था। लूफी के पास ग्रैंड लाइन का मैप है। फाइट शुरू हो जाती है। जेफ पहले फायर करते हैं, लेकिन तभी सांजी वहां आ जाते हैं और लूफी डॉक पे आरलोंग से टकराते हैं। और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। नामी मैप लेके सीधा आरलोंग के पास चली जाती है। पता लगता है कि वो शुरुआत से ही उनके साथ काम कर रही है। आरलोंग लूफी को मारने लगते हैं, लेकिन नामी बोलती है समंदर को अपना काम करने दो। लूफी को समंदर में फेंक दिया जाता है। सांजी जल्दी से डाइव करते हैं और लूफी को बचा लेते हैं। इसी ड्रामे के बीच में जेफ और सांजी की इमोशनल लड़ाई होती है। सांजी फैसला करते हैं कि मैं लूफी के साथ जाऊंगा। लूफी काफी थके हुए हैं, कहते हैं मुझे जोरो चाहिए और बस जोरो आँख खोल देते हैं। जोरो वादा करते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, वन पीस हम ढूंढ कर रहेंगे। मिशन बिल्कुल साफ था, नामी को वापस लाना। सांजी भी क्रू ज्वाइन कर लेते हैं। जाते वक्त जेफ की आंखों में आंसू थे और एक फाइनल एडवाइस, अपने पैर सूखे रखना। सांजी का जवाब, आपको कभी नहीं भूलूंगा। हाई सी पे वापस एक क्रू मिलता है। आरलोंग का लोकेशन का राज, कोई मैप नहीं, कोई कंपास नहीं, बस बग्गी का सर्व्ड हेड जो लूफी प्राउडली दिखाते हैं। उसी हेड की मदद से क्रू मिशन पर निकल पड़ता है, नामी को ढूंढना और आरलोंग का सामना करना।
वहीं डेक पे बग्गी का सर अभी भी बक 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 कर रहा है तो ज़ोरो उनको बकेट में डाल के उनको चुप कर देते हैं। अब मंजिल थी कोनोमी आइलैंड। यही वो जगह है जहां नामी पहले जाने की कोशिश कर रही थी और यही शुरू होती है एक बहुत ही पेनफुल बैक स्टोरी। नामी का बचपन कोको विलेज में गुजरा। उनकी गार्डियन एक एक्स मरीन थी जो दोनों बहनों की माँ जैसी थी। वो खफा हो जाती हैं जब पता लगता है कि नामी एक किताब चुरा लेती है। नामी गुस्से में बोलती है, मुझे गरीब रहना पसंद नहीं, नोजिमो के पुराने कपड़े पहनते पहनते थक गई हूँ मैं और तुम मेरी असली माँ नहीं बन सकती हो। गार्डियन जवाब देती है, जब उन्होंने नामी और नोजिको को एक बड़े फाइट के बाद में देखा, उनने डिसाइड कर लिया कि ये दोनों उनकी फैमिली है। इसके लिए उन्हें मरीन की नौकरी छोड़ दी। लेकिन फैमिली की शांति ज्यादा दिन नहीं चलती। आर्लोग और उनके फिशमैन अटैक कर देते हैं। पूरे विलेजर्स को एक लाइन में लगने का ऑर्डर देते हैं और घर तोड़ देते हैं, धमकी देते हैं। आर्लोंग के रूल के हिसाब से हर एडल्ट को ट्रिब्यूट करने होंगे 100,000 बेरीज। और जब पता लगता है कि माँ दो बेटियों को छुपा रही है तो वो मरने ही वाली होती हैं। तभी नामी बीच में खुद को अपने आप से दे देती हैं इनके हवाले। बस एक ही मकसद, अपनी माँ और बहन को बचाना। यही प्रेजेंट टाइम में नामी फिशमैन के साथ में कार्ड्स खेल रही हैं और ऑब्वियसली चीटिंग करके जीत जाती हैं। आर्लोंग गुस्सा नहीं होते क्योंकि नामी उनके लिए प्राइजलेस है, क्योंकि उन्होंने उन्हें पूरा मरीन बेस और पायरेट स्ट्रॉन्ग होल्ड का मैप बना कर दिया था। अब उनका काम एक विलेज से लेट ट्रिब्यूट पेमेंट कलेक्ट करना, और वो विलेज, जी हाँ, कोको विलेज। इधर बराटे में गार्ब मरीन के साथ में आते हैं। जेफ कहते हैं, मैं रिटायर हो चुका हूँ, सिर्फ ये रेस्टोरेंट ही मेरी कमांड में है। गार्ब लूफी का लोकेशन पूछते हैं, लेकिन जेफ क्लूलेस बन जाते हैं और उनको एक स्टीक ऑफर करते हैं। कोको विलेज में लूफी और टीम पहुंच जाते हैं। वहां दूर से देखते हैं कि नामी विलेजर से ट्रिब्यूट कलेक्ट कर रही है। विलेजर्स दुखी हैं, मगर नामी फिर भी ले जाती है। लूफी पास आते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नामी ठंडे चेहरे के साथ में बोलती है, मैं तुम्हारी क्रू का हिस्सा कभी थी ही नहीं, तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। उनकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। लूफी, जोरो, सांजी ऑफिसर गेंजो से मिलते हैं। वो उन्हें नोजिको के घर भेजते हैं। नोजिको पहले गन पॉइंट कर देती है, लेकिन सांजी अपने चार्म से उनको कन्विंस कर लेते हैं। कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनाऊंगा। नामी आर्लोंग के पास में वापस जाती है डील के टर्म्स को नेगोशिएट करने। कोको विलेज डाउन है पेमेंट्स में, लेकिन बाहर एक रुक्स होता है। कैप्टन नाजुमी और मरीन्स आते हैं। यहाँ रिवील होता है कि आर्लोंग भी किसी के अंडर काम करते हैं, नेजुमी के। दोनों के बीच पाइसन का एक्सचेंज होता है, लेकिन आर्लोंग क्लियरली अपना बड़ा गेम खेलेंगे। नामी उन्हें बताती है कि उन्होंने 100 मिलियन बेरीज को कलेक्ट कर लिया है, जैसा उनका डील हुआ था। आर्लोंग एग्री करते हैं कि उनकी सनराइज पे डील क्लोज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही नामी चली जाती हैं, आर्लोंग नजुमी के साथ बैक रूम्स डील करते हैं। नामी का पैसा लूटने का प्लान। लूफी और टीम नोजिको से नामी की असली बैक स्टोरी सुनते हैं। पता लगता है कि नामी आर्लोंग की क्रू में अपनी मर्जी से तो गई थी, बस एक शर्त के साथ में, कोको विलेज की आजादी 100 मिलियन बेरीज के बदले। यहीं पर ग्रेवयार्ड पे नामी ने अपना छुपाया हुआ पैसा निकाल रही होती है। नोजी को वहां आ पहुंचती है। नामी कन्फेस करती है कि उसने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया, लेकिन तभी नोजुमी वहां आ जाते हैं आर्लोंग का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए और सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। आर्लोंग कोको विलेज को जलाने का ऑर्डर दे देते हैं। नामी चारों तरफ आग की लपटें देखती हैं और टूट जाती हैं। अपने टैटू पे नाइफ चलाने लगती हैं, लेकिन लूफी उनका हाथ रोक लेते हैं। उनके सर पे अपनी स्ट्रॉ हैट रख देते हैं और कहते हैं, मैं हूं ना, अब आर्लोंग को मैं संभालूंगा। और बस अब स्टेज सेट है। लूफी वर्सेस आर्लोंग। बड़ी फाइट शुरू होने वाली है। एक दर्दनाक फ्लैशबैक। छोटी नामी को आर्लोंग जबरदस्ती पकड़ के उनके हाथ पे टैटू बनवा रहे होते हैं। कहते हैं, अब तू मेरी प्रॉपर्टी है और ईस्ट ब्लू का मैप बनाती रहेगी। और वो डील करते हैं, 100 मिलियन बेरीज के बदले मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ही समझ में आता है कि ये प्रॉमिस हमेशा से झूठ था। कोको विलेज तबाह हो चुका है। विलेजर्स नामी के साथ खड़े हो जाते हैं। ऑफिसर जेंजो, नोजोकी और बाकी सब ये फैसला करते हैं कि अब बस आर्लोंग को हराना ही पड़ेगा। इधर नोजुमी वाइस एडमिरल गार्ब के सामने आ जाते हैं। गार्ब पूछते हैं, कोको विलेज में क्या हो रहा है? लेकिन नोजुमी सच घुमा देते हैं। कहते हैं, ये सब लूफी की वजह से हो रहा है, मैं उसे अपनी तलवार का मजा चखाता हूँ। गार्ब उनको रोक लेते हैं और खुद वहाँ जाने का फैसला करते हैं।
वहीं फिशमैन विलेज के ऊपर एम्बुश कर देते हैं। उसोप एक गून को जंगल में खींच के ले जाते हैं, फिर अपने स्पेशल स्लिंग शॉट से उनको मार गिराते हैं और कहते हैं कि यार यहाँ तो कोई है ही नहीं देखने के लिए, मैंने क्या किया। लूफी और नामी एक पुराने सेल में है। आर्लोंग अपना इविल प्लान बनाते हैं। नामी ने मेरे लिए पूरे ईस्ट ब्लू को कॉन्करर करने का रूट मैप किया है और मैं ह्यूमंस को मिटा दूंगा। लूफी गुस्से में आर्लोंग के वेपन को तोड़ देते हैं। नामी एक इंसान है, उसके साथ वैसा ही ट्रीट करो। उनकी फाइट का राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। बग्गी अपने लिम्स के साथ में वापस जुड़ जाते हैं और भाग जाते हैं। सांजी और जोरो बाकी फिशमैन के साथ में फाइट कर रहे हैं और एक डेफिनेटली क्लीन विक्ट्री को निकाल लेते हैं। ऊसो वापस आ जाते हैं, नामी भी ज्वाइन करती हैं। लेकिन वहीं अंदर लूफी आर्लोंग को बातों में उलझाए हुए हैं और धीरे धीरे उनके बेस को तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग का फाउंडेशन टूट जाता है। दोनों अपने स्पेशल मूव यूज करते हैं और फाइनली बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है। लूफी बिल्कुल ठीक है और आर्लोंग एक रबल के नीचे दबे हुए हैं। वो बैटल जीत जाते हैं। विक्ट्री पार्टी होती है, खाना पीना, उस सब की थोड़ी लंबी स्टोरीज। लेकिन मूड खराब हो जाता है जब कार्प, कोबी और मरीन्स आ जाते हैं और लूफी को अरेस्ट कर लेते हैं। कोबी और हेल्मेपो अगेंस्ट होते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। लूफी रिफ्यूज करते हैं सरेंडर करने से और अपने ही ग्रैंडपा के साथ में फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन गार्प इजीली तरीके से उनको हरा देते हैं। लेकिन लूफी का स्पिरिट कभी ब्रेक नहीं होता। वो हंस रहे होते हैं और गार्प को गोल्ड रोजर की याद आ जाती है और गार्प अपना अटैक रोक देते हैं। कहते हैं मुझे पता है तू कौन है लड़के। पता चलता है कि ये सब एक टेस्ट था, यानी कि उनके दादाजी एक्चुअली उनको पकड़ना नहीं चाहते थे मगर एक एक्चुअल ताकतवर पायलट बनाना चाहते हैं क्योंकि ग्रैंड लाइन पे कमजोरों के लिए जगह नहीं थी। क्रू वापस शांत हो जाता है। नामी अपनी माँ को एक ट्रिब्यूट देती है। कोबी आते हैं और लूफी को एक वांटेड पोस्टर दिखाते हैं। ईस्ट ब्लू की हाईएस्ट बॉन्टी एग्जैक्टली लूफी के ऊपर थी, जैसा लूफी चाहते थे। दोनों गुड बाय बोलते हैं एक साइलेंट प्रॉमिस के साथ में कि एक दिन वापस मिलेंगे। लेकिन बाउंटी का मतलब था कि हर एक हंटर अब लूफी के पीछे पड़ने वाला था। सभी कैरेक्टर्स इस पोस्टर को देखते हैं, बग्गी और अलविदा के साथ में, शायद अब एक अलायंस बनाने के मूड में। हेल्पोम्प और कोबी वापस मरीन के लिए ही जाते हैं और अब उनकी हार्डकोर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर मीहोक सेंग के पास में जाते हैं। वो दोनों फाइट नहीं करते लेकिन ड्रिंक शेयर करते हैं। सभी खुश थे कि फाइनली लूफी ने वो कर दिखाया जो वो बचपन से करना चाहते थे। स्ट्रो हेड शिप पे लूफी ऑरेंज ट्रीज लगाते हैं नामी की माँ की मेमोरी में और एक नया पायरेट फ्लैग को भी तैयार कर लेते हैं। लेकिन वहीं बिल्कुल एंड में एक मिस्टीरियस बंदा सिगार पकड़ के लूफी के वांटेड पोस्टर को जला देता है। ये फाइट अब खत्म नहीं हुई थी। वन पीस के सफर को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा 2026 में इसके सीजन 2 के आने के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो देखी है तो आपको मजा तो आया ही है और लाइक तो आपने स्टार्टिंग में कर ही दिया होगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप कर देना क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस out.